हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हमारे वीडियो का आज का टाइटल है 75 डे स्टडी प्लान टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी 2020 एग्जामिनेशन। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि ये एग्ज़ाम का जो ईयर होगा वो 2020 ही होने वाला है, भले वो नोटिफिकेशन जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए। मोस्टली मुझे ऐसे लगता है कि दिसंबर के एंड तक आ जाएगा, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी है कि जस्ट फर्स्ट या सेकंड वीक में वो आ सकता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 2020 का ही एग्ज़ाम है। आप इसको 2021 का एग्ज़ाम मत कंसिडर कीजिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि जो 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 2021 में आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। यही एग्ज़ाम जो है ये 2020 का, इसको आप फुल फ्लेज्ड तरीके से ट्राई कीजिए। मुझे पता है कुछ जो फ्रेशर्स लोग हैं उन्होंने भी मुझे पूछा है कि सर आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। और इसमें जो हमारा स्ट्रेटेजी वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा सेकंड हाफ में हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं बेसिक चीज़ें जो है ये एग्ज़ाम के लिए वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मतलब कुछ लोगों को कुछ पार्ट इसमें का रिपीटेशन लग सकता है, कुछ लोगों को नया ले सकता है, लेकिन क्या है, हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है और मैं ये एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने का ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप कौन से एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का नाम है आरबीआई ग्रेड बी, उसको मैनेजर कहते हैं। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के ये लेवल पे आप एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप डे वन में आप एंट्री करते हैं तो नियर अबाउट आप 50% से ज़्यादा ऑफिसर से आप सीनियर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हम बोलते हैं आप मिडल मैनेजमेंट लेवल का जॉब है। और सेकंड जो रिक्रूटमेंट होता है वो आरबीआई का होता है, उसको आप कहेंगे यहाँ पे होता है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ के बीच में जो होगा उसको आप असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट, जिसका अभी रिक्रूटमेंट चालू है। अभी नया रिक्रूटमेंट के बारे में मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ये आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर है और आपको पता होगा कि ये हाईएस्ट लेवल की एंट्री है आरबीआई में जाने की। ठीक है, जो मास लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है और आप यहाँ से प्रमोशन लेके, और ये ग्रेड बी है, आप इसको कन्फ्यूजन मत कीजिए। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये ग्रुप बी टाइप का जॉब है और ग्रुप ए से कम है। ठीक है, यहाँ का जो लैडर होता है या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो ग्रेड ए से चालू होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेड ए, फिर ग्रेड ए बी सी डी। तो आप अगर यंगर एज में ज्वाइन करते तो आप यहाँ पे यहाँ तक पहुँच सकते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो दो जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो आरबीआई कैडर वाले, वो आरबीआई ग्रेड बी से ही बनते हैं। तो मैक्सिमम सारे लोग इस लेवल तक जाते हैं। ठीक है, सीजीएम लेवल तक। कुछ लोग जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कम एज में ज्वाइन करते हैं, वो ईडी तक जाते हैं, और कुछ लोग, वेरी फ्यू लोग डिप्टी गवर्नर तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से मतलब लेवल के पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं कौन हूँ, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना ज़रूरी कि ये जो आपको बता रहे हैं इनको कितना नॉलेज है। अदरवाइज़ आप देखिए आजकल मतलब कोई भी उठता है और पढ़ाना चालू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑथोरिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग द वीडियो। ठीक है, तो ये मेरा बायोडेटा है। जिसको इंटरेस्ट है वो इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिए, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और रिसेंटली ही मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं था वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स था, एक नियर अबाउट 2 वीक्स का कोर्स था वो। और इसी साल मतलब इनिशियली मार्च महीने में 2020 में मैं ऑक्सफोर्ड में गया था। वहाँ पे मैंने कुछ मैथमेटिक्स के बारे में, मुझे इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जाके मैं पढ़ के आया हूँ। आपकी जानकारी लेके कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है और कितना मुझे नॉलेज हो सकता है, इसकी आइडिया आपको आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बैंकिंग में जो जेआईबी एग्ज़ाम है, सीआईबी एग्ज़ाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का रिस्क मैनेजमेंट कोर्स है वो मैंने किया है। IIM बेंगलोर का एक रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है वो भी मैंने किया हुआ है। ठीक है, और ये मेरे सेलेक्शंस है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो आदमी आपको पढ़ा रहा है उसका सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। अदरवाइज़ किसी का प्रीलिम भी नहीं निकला है, वो लोगों को गाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, कुछ मेरे
जैसे पढ़ाई वाले मेरे जिसका एक्सपीरियंस है वो भी लोग मार्केट में है, तो आप हम बोल रहे हैं ना, आप ऑफिसर बनने वाले हैं आरबीआई में आगे जाके, तो आपको इतना खुद के बेसिस पे डिसाइड करते आना चाहिए। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ठीक है, या कुछ फेक तरीके से कोर्स प्रमोट करते, तो आपको उनके चक्कर में नहीं आना है। आपके नॉलेज पे, आपके जजमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, किस पर्सन की एडवाइस लेनी है, किसके थ्रू आपको मेंटरिंग करवाना है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, कहाँ कहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये मेरा रिजल्ट देखो, बहुत इनिशियल डेज पे मैं ये बताता था लोगों को, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाए, जब इनिशियल आप स्टार्ट करते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन क्या है, आप अगर 2019 में देखेंगे ना, तो 2019 में मैंने 230 लोगों के इंटरव्यू लिए आरबीआई गेट बी के, इसमें के कुछ 70-80 मेरे कोर्स के स्टूडेंट थे और कुछ बाहर के थे, और नियर अबाउट 70-80 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इस बार किसी का भी नाम नहीं बताया। इनका नाम इसलिए बताया था क्योंकि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था, तो मुझे लगता था कि यार एटलीस्ट इतना तो बताना चाहिए कि जिससे मेरा भी फायदा होगा और इनका भी नाम होगा। आप देखिए, इनके बाद जो ऑल इंडिया 1 आए, ये इनका नाम किसी को भी पता नहीं है, ठीक है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए क्या क्या मेरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो कि आपके कोर्स कंटेंट में से एग्जाम में कितना आता है, ठीक है। आप इसके पीछे मत जाइए, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट हुए, क्या हुए, वो कैसे आए, इसके पीछे मत जाइए। उस कोर्स का जो रिजल्ट है, एक्चुअल हम बोलते हैं आउटपुट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप उस चीज़ को दीजिए कि उस कोर्स में से एग्ज़ाम में कितना रिलेवेंट कंटेंट आता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एग्ज़ाम कैसी होती है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम बोलते हैं फेज़ 1 एग्जामिनेशन। फेज़ 1 एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन होते हैं। जनरल अवेयरनेस, इसमें जीए यानी कि करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों होता है इसमें, ठीक है। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का अवेयरनेस वो भी आता है। रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, ठीक है। इसका वेटेज भी देख लीजिए आप, 80 जनरल अवेयरनेस को 80 मार्क्स है, रीजनिंग को 60 मार्क्स, 30-30, सब सेक्शन को 25 मिनट्स है, एक्सेप्ट रीजनिंग जहाँ पे 45 मिनट्स है। तो आपको इससे पता चलेगा। और ये सेक्शन जो है ना, लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश एंड क्वांट बहुत ही ईजी था। मतलब मेरे खुद के पहचान के 100 लोग हैं कि जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में, 30 आउट ऑफ 30 क्वांट में। लेकिन लास्ट ईयर जो सबसे डिफिकल्ट था, यानी कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनको 30 से ज़्यादा मार्क्स थे रीजनिंग में, ठीक है। और लास्ट ईयर जो जीए का पोर्शन है, मेरे कोर्स से नियर अबाउट 64 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और मेरे काफ़ी नहीं कह सकता लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को 70 के ऊपर मिले थे और 60 के ऊपर तो काफ़ी लोग थे। तो आपको पढ़ाई, ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपको कौन से सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आपको पता चलेगा कि वो है जनरल अवेयरनेस को। यहाँ पे फोकस इसलिए करने का है क्योंकि यहाँ का नॉलेज आपको फेज़ 2 में भी यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अब ये है फेज़ 1 के बारे में, आपको अभी पता चल गया कि यहाँ पे सेक्शन टाइम लिमिट है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो है जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो है 60% चाहिए, 10वीं में चाहिए, 12वीं में चाहिए, ग्रेजुएशन में भी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन में कैसे चाहिए, एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट यानी कि आपका अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो चारों साल के मार्क्स मिला के उसको पूरे मार्क्स से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ग्रेड देती है, तो आपको यूनिवर्सिटी से पूछना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस रिलेटेड कम से कम 200 क्वेरीज आ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर ग्रेड पॉइंट, अगर मान लो आपका ग्रेड पॉइंट 6 से है, ठीक है, 6 में से आपको 4 मिले, तो ये 6 में से जो 4 मिले हैं आपको, इसका परसेंटेज में कितना कन्वर्जन होता है, इसका फॉर्मूला आपको आपके यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज से लेना है। अदरवाइज नहीं लिया है, मान लो कि 10 में से किसी को 6.6 है, ठीक है, किसी को, और अगर उसका यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है इंटू 10 करने का है, तो उसके परसेंटेज 66 आरबीआई एक्सेप्ट कर लेगा। अगर फॉर्मूला नहीं है यूनिवर्सिटी का, तो आरबीआई का फॉर्मूला है 6.75 पॉइंट्स 10 में से इज इक्वल टू 60%, ठीक है। तो इस चक्कर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैंने इसको 1-2 मिनट देख के एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए आगे। तो ये है फेज़ 2 एग्जामिनेशन, या जैसे ही आप प्रीलिम पास करते हैं तो फेज़ 2 एग्जामिनेशन में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एक पेपर होता है इंग्लिश
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइटिंग स्किल लिखा है, ठीक है। मैं और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्पेसिफिकली, जो लोगों ने लास्ट ईयर का मेंस दिया है ना, उनको इंग्लिश में कम मार्क्स है, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि प्रॉब्लम उनका क्या हुआ, ठीक है। एंड थर्ड पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। देखो ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट नाम है ना, जो लोग न्यू कमर है उनको इससे बहुत डर लगता है। फाइनेंस, कैपिटल बजटिंग, यील्ड, बॉन्ड्स, ऐसे नाम आपको बता के बहुत सारे लोग आपको डराएंगे और बताएंगे कि ये इतना डिफ़िकल्ट पेपर है, इसलिए बताएंगे कि आप उनका कोर्स ले लो। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये सबसे इजी पेपर है। आज अगर आज आप दे देंगे ना इसको, तो आपको 60 मार्क्स आज मिल जाएंगे, इतना इजी पेपर है ये। आप मत डरिए। देखो बहुत कम ऐसे क्लास ओनर्स हैं जो लोगों को बताते ये एग्ज़ाम ईजी है, उसमें मैं एक हूँ। मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा किस में है कि लोगों को डराएंगे कि एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है, यानी कि फिर वो उनका कोर्स ले लेंगे। लेकिन मैं उल्टा करता हूँ, मैं बताता हूँ ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये ईजी किस लिए है मैं आपको वो भी आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन होता है ऐसे का, दूसरा होता है एक पैराग्राफ दिया है उस प्रेसी का, और उस पर कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। और यह है फाइनेंस में 65 क्वेश्चन, इसलिए कि कुछ क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, कुछ क्वेश्चन को 2 मार्क होता है। और ये टोटल हो गया 300। ये 300 के बेसिस पे अगर आपको इंटरव्यू कॉल आया तो फिर बाद में इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, और टोटल 350 में से आपको कितने मार्क्स मिले उसके बेसिस पे आपको आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसमें एनालिसिस भी बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर का रिजल्ट का एनालिसिस क्या है, कितने लोगों को कितने मार्क्स मिले, टॉपर को कितने मार्क्स मिले, एवरेज कितना था, लोएस्ट कितने मार्क था, ठीक है। तो यानी कि जब आप ये सारा कर लेंगे ना, तभी आप एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है सर आप ये क्यों बता रहे, आप तो स्ट्रेटेजी बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब आपको ये पूरा क्रक समझ में आएगा एग्जाम का, तभी आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, ठीक है। जैसे वॉर में देखो, अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो एक दिन में नहीं बनती, आपको पूरी मतलब जो सामने का एनिमी है उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, सब जब आपको पता होगा तभी आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो यू कैन नॉट फॉर्म अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी को कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए, और ये आप वीडियो क्या कर लीजिए, आप डबल स्पीड पे सुन लीजिए, यानी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और ये था 2018 का। एक्चुअली क्या होता है, एवरी एग्ज़ाम हो जाने के बाद मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में रहते हैं, मेंस में रहते हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मुझे पता होता है कि कौन से स्टूडेंट अच्छे हैं जिनका चांस है। तो ऐसे 30 40 50 लोगों से बात करने के बाद मुझे एक आइडिया आ जाता है कि एग्ज़ाम कैसे गया, क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, तो मुझे पता नहीं कैसा है। तो उसके बेसिस पे फिर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। और एक्चुअली 2018 में एग्जैक्टली मतलब फेज़ 2 का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, टॉपर्स मार्क, ये सारा का सारा मेरा प्रेडिक्शन बराबर आया 2018 में। उसके बाद 2019 में भी बराबर आया। और इस बार मैंने थोड़ा कम बताया था लास्ट ईयर से, तो किसी ने भी नहीं कहा था पूरे मार्केट में या स्टूडेंट ने कम होगा, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि आई हैव द एक्चुअल एक्सपीरियंस। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस एग्जाम में करने का, और जो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो सिंसियर स्टूडेंट है, वो सारे के सारे मेरे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। 2017 में, 18 में, 19 में जिन्होंने मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो उनको पता है कि उनको फुल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, उनको कुछ चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ जहाँ वो लैकिंग है। तो मुझे सारा फिर फीडबैक एक्चुअल स्टूडेंट से, जो लोगों ने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया, थोड़े मार्क्स से मिस किया, जो लोग पास किए, जो लोग टॉपर किए, उनके फीडबैक मिलने के बाद ही फिर मैं ये पूरा एनालिसिस कर पाता हूँ, और मेरा एनालिसिस इतना प्रेडिक्शन बराबर आता है। ये मेरा प्रेडिक्शन था। और टॉपर को कितने मार्क्स मिले ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको बताने का पर्पज़ यही है कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैंने ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैंने आपको प्रूव भी किया है कि मैं ये एग्ज़ाम में मुझे कितना पता है और कितना नहीं पता है, ठीक है। चलिए, अभी देखिए टॉपर्स के मार्क्स। अभी मैंने टॉपर्स के मार्क्स बताए तो किसी ने मुझे एक मार्क्स बताया कि सर ये देखो ये टॉपर है। मैंने बताया यार वो फेक है, ये लिस्ट है एक्चुअल मेरे पास, ठीक है। आप देख लीजिए, टॉपर को 66 टू 66 मार्क्स है, ये सेकंड टॉपर है, ठीक है। इनके ईएसआई के मार्क्स कितने हैं, उसके बाद इंग्लिश के कितने हैं, एफएम के कितने हैं, इंटरव्यू के कितने, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको कितना टारगेट करना है, ठीक है। चलिए, अभी हम देख लेंगे कि मार्क्स का एनालिसिस क्या है, पूरे मार्क्स का, यानी कि फेज़ 2 में जितने सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए 2018 में, 19 में, उनको कितने मार्क्स आए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर आप कितने मार्क्स टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अभी इंग्लिश के मार्क्स है, 2018 में 78 का हाईएस्ट था, ये लोएस्ट था, और ये एवरेज है कब का, 2018 का। ये है 2019 का, थोड़ा कम हो गया। देखो, टॉपर यहाँ पे 78 था, यहाँ पे 74 हो गया,
लोएस्ट यहाँ पे 54 था, यहाँ पे 39.5 हो गया, और एवरेज यहाँ पे 66 था, यहाँ पे 59 हो गया। 65 के ऊपर 32 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। और ये मैंने पूरा टॉपर से लेके नीचे तक का पूरा एक ग्राफ बनाया, आप इसको देख लीजिए। और इंग्लिश में मार्क्स कम क्यों आते हैं ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, और पिछले साल क्यों कम मार्क्स आए, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स, मेरे 2 स्टूडेंट्स मुझे ऐसे पता है कैट में 2 बार 100% आया है, कैट में 2 बार 100% इंग्लिश में, और इस साल इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए, ठीक है, प्रीलिम्स में, लेकिन उनको 50 मार्क्स मिले इंग्लिश में और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं उनको मार्क्स आए ये भी मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये ESI के मार्क्स है 2018 के, टॉपर 82 का था, ये एवरेज है, ये लोएस्ट मार्क है, ये सेलेक्टेड हुए कैंडिडेट से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो सेलेक्ट नहीं हुए फाइनल, उनके मार्क्स इससे ज़्यादा हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में या सब्जेक्ट में उनको बहुत कम मार्क्स है, इसलिए उनका फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया। ये किसके मार्क है, 2 लोग सेलेक्ट हुए उनके मार्क्स है, ठीक है। चलिए, ये 2019 के है, 2019 में पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। देखो यहाँ पे एवरेज 68 था, तो यहाँ पर जो है इस साल में एवरेज थोड़ा सा कम हुआ है, लोएस्ट है, अबव 70 इतने लोगों को मार्क्स थे, ठीक है। तो ESI थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट जाता है मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक सेक्शन लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आगे देखिए, क्योंकि मैं एक सेक्शन एक पार्ट आगे जाके बताऊंगा क्या करना। ये ESI के मार्क्स देख लो, आपको ऐसा सिलेक्शन, ऐसा एनालिसिस किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई करता नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। और मुझे ये बेसिकली इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब किसी को सामने को अच्छा लगे ना लगे, मैं इसलिए करता हूँ कि ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने एनालिसिस किया और इसका यूज़ लोगों को हो सकता है, ठीक है। तो FM का है, देखो लास्ट ईयर हाईएस्ट स्कोर था 90, और वो कम से कम 4-5 लोगों को था। और मेरे पहचान के 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 90 से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन उनको इंग्लिश में कम मार्क्स आए, इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आप कृपया करके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको बाकी सारे क्लास वाले आपको डराएंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। देखो एवरेज स्कोर 77 है लास्ट ईयर का, इस साल का देखना, ये देखो हाईएस्ट 90 है, एंड अब देखो एवरेज स्कोर 80 है, 79.5, ठीक है। 80 से ज़्यादा 77 कैंडिडेट्स को मार्क्स है। ये पेपर बहुत इजी होता है, बिल्कुल आप इसका टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कुछ लोग 2018 में ऐसे थे कि वो बोलते थे सर वो हमने न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम देखे, वहाँ पे हमने बॉन्ड वैल्यूएशन देखा, हमने कैपिटल बजटिंग देखा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तो कुछ पता नहीं है, मैं तो ना कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, ना मैंने मैनेजमेंट किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है। अरे ये इतनी इजी चीज़ है कि बीकॉम वाले फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में करते, तो आप इससे क्यों डर रहे हो, ठीक है। और आपको एक बात बता दूँ, ये एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, 2019 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया ये, तो आप इसको मत डरिए, ठीक है। तो मार्केट का आप एक फंडा जान लीजिए, मार्केट का फंडा ऐसे होता है कि जब तक कोई भी चीज़ में, जब तक आपको डराएंगे नहीं तब तक कस्टमर नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं कंप्लीटली रिवर्स चीज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे नुकसान हो सकता है लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। एक्चुअल स्टूडेंट्स को रियल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप ही देखिए, ये कोई मतलब मैंने कुछ हवा में से नहीं बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने है कि फाइनेंस में 60 मार्क्स 70 मार्क्स आपको आज मिल सकते हैं विदाउट एनी स्टडी, इतना ईजी होता है कॉमन सेंस पे। लेकिन अगर 90 तक जाना है तो थोड़ा सा पढ़ाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फाइनेंस का। तो अभी आते हैं हम इंटरव्यू पे, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू पे थोड़ा सा इस साल कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन क्या है ये, इसमें के कुछ जो पॉइंट्स हैं ना वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, तो पब्लिक फोरम पे मैं आपको नहीं बता सकता वो पॉइंट्स। जब आपका इंटरव्यू आएगा, जब आप मुझसे फेस टू फेस यानी कि 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे, तब ही मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में मुझसे गुस्सा आ सकता है या बुरा लग सकता है, लेकिन वो कहने दीजिए, क्योंकि वो पब्लिकली मैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि कंट्रोवर्शियल। तो आप समझिए मेरी बात, अगर आपको जानना ही है जब आपका इंटरव्यू आएगा। देखो मैंने इस साल 230 इंटरव्यू लिए हैं, और कहाँ लिए हैं, पूरे इंडिया में लिए हैं। पूरा इंडिया में मैं फ़्लाइट से घूमा हूँ, 5 स्टार होटल में मैंने इंटरव्यू अरेंज किए थे, और मैंने 4-5 लाख रुपए खर्च किए। और इतना सब करने के बाद क्या किया मैंने, एक भी स्टूडेंट का नाम नहीं बताया। तो अभी आप मान लीजिए मैंने ये क्यों किया, क्योंकि
मैं रियली कुछ लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आप बात जान लीजिए, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज लोग आपको पता नहीं कि कैसे, मतलब ये रहते कि इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। मैंने एक भी का नाम नहीं बताया, नंबर बस इसलिए बता देता हूँ कि आपको ऑथेंटिसिटी लगे मेरी, ठीक है। तो 230 लिया होगा तो उसमें से कम 1/3 का भी सिलेक्शन हुआ होगा। मैंने वो गिना नहीं है, लेकिन वो 80-90 के आसपास हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट ईयर का था। काफ़ी अच्छे तरीके से मार्क्स दिए थे लास्ट ईयर। लोएस्ट 16, एवरेज 34 और हाईएस्ट 46। लेकिन 2019 में बहुत ही बुरा हुआ। देखो, टॉपर यानी कि इंटरव्यू का हाईएस्ट था 49 एंड लोएस्ट है 1, ठीक है, 50 में से 1 मार्क। एंड ये मार्क्स है सिलेक्ट हुए लोगों के, स्टूडेंट्स के, ठीक है। जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके तो मार्क्स हमें नहीं पता, क्योंकि वो आरटीआई में नहीं मिलते। ये सारा डेटा मुझे कहाँ से मिला? आरटीआई से मिला। ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विदाउट नोइंग दिस यू कैन नॉट प्रिपेयर योर प्लान। कुछ लोग बोल रहे हैं यार ये प्लान पे क्यों नहीं आ रहा है देखिए, देखो ऐसा नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको पता होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को ये पता है, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि अगले साल का एग्ज़ाम वो नहीं देने वाले। तो ये बात होती है एक्चुअल एनालिसिस करने में, ठीक है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फर्म हो गया है कि वो कुछ भी करके एग्ज़ाम पास ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये रियलिटी है। मुझे 15 लोगों ने बताया कि सर मैं अगले साल का एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन 100% नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ इस बार, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि जिसको अच्छा जॉब है ऑलरेडी, ठीक है, जिसको अच्छा जॉब है उसको हम चांस नहीं देंगे। किसको देंगे? जो रियली नीडी है, जिसको जॉब नहीं है, या जो क्लरिकल लेवल पे या थोड़ी छोटी लेवल पे काम कर रहा है। अभी मुझे बताओ, एक लड़का ओएनजीसी में काम करता है, ठीक है, उसको 2 लाख सैलरी है और वो आरबीआई के इंटरव्यू में आया। तो उनको ये लगा कि यार इसको ऑलरेडी 2 लाख है और ये यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे 1.5 लाख सैलरी है, तो इसमें कोई बात नहीं बनती है। तो आपको कितने भी मार्क्स मिले फेज़ 2 में, आप कितने भी होशियार हो, मैं आपको 2 मार्क दूंगा, ठीक है। तो ये बस आप जान लीजिए कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियली एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 2 लाख 3 लाख है, 5 लाख सैलरी वाले भी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करते थे, पहले सेलेक्ट हुए थे 2017-18 में, मैं जानता हूँ, और मेरे स्टूडेंट भी थे, लेकिन पिछले साल नहीं हुए। और ये बात थोड़ा सा आपको रिस्क भी मतलब लेना पड़ेगा अगले साल कि ये पॉलिसी, इसके बाद क्या हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी किया आरबीआई में, मिनिस्ट्री में कंप्लेन किया। तो अगले साल आरबीआई क्या स्टांस लेगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये रियलिटी इस साल की रियलिटी है ये, ठीक है। हाईएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क्स, एवरेज मार्क, 40 मार्क जो मार्क मिले हैं 32 कैंडिडेट्स को मिले हैं 40 के ऊपर, एंड बिलो 10-18 लोगों को है, इनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इस केस में आप इस टाइप के स्टूडेंट हो कि आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 2 लाख है, 2.5 लाख है, और अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको निराशा ना हो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। और ये मेरा प्रूफ है कि लास्ट ईयर का जो सेबी एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर मतलब 18 में हुआ था, तो ये जो पेपर था डिफिकल्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट का पेपर था, इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है। उसमें जो एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 35 मेरे कोर्स से आए थे, ठीक है। ये फैक्ट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है और उससे आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई के जो प्रीलिम्स में है, 80 में से 64 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे कोर्स से आए थे, ठीक है। आपको लेना है तो ले सकते, नहीं तो मार्केट में काफ़ी सारे हैं। तो अभी यह है कट ऑफ। ये कट ऑफ जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ है आरबीआई में, उन्होंने वो लिटरली फिक्स्ड किया है 25% पे, ठीक है। देखो पिछले 5 साल में, यानी कि अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे ना, इसमें सिर्फ ये साल छोड़ के बाकी इसमें देखो, इसका कट ऑफ 80 में से 20 यानी कि 25%। उसके बाद 30 में से 7.5 यानी कि 25%, और रीजनिंग का 60 में से 15 यानी कि 25%। और ये कम ज़्यादा देखो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये देखने का फ़ायदा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगले साल कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, पेपर कैसे आएगा, उस पर डिपेंड होगा। लेकिन ये चीज़ जो है कट ऑफ वाली, ये आप ध्यान में रखिए। अगर कोई आपका सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ पे कट ऑफ नहीं निकलेगा तो फिर आप प्रीलिम पास नहीं करोगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड देख लीजिए, इसके हिसाब से तो मैं बोलता हूँ हम 122 का क्यों टारगेट रखेंगे, हम 150 का टारगेट रखेंगे,
ठीक है, 150 का टारगेट रखेंगे, यानी कि जब फेज़ 1 एग्ज़ाम हो जाएगा मेरा, मुझे पास और रिजल्ट तक वेट करने की चिंता नहीं होनी चाहिए, मैं डायरेक्टली फेज़ 2 के प्रिपरेशन को लग जाऊँगा। ठीक है, तो ये है मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो ये चीज़ जो है कि आरबीआई का एग्ज़ाम इस साल का कब होने वाला है, सबसे पहले पूरे इंडिया में मैंने बताया। ठीक है, और जैसे एक संकल्प एजुकेशन के आकाश यादव है, वो मेरे फ्रेंड है, हम 10 साल से फ्रेंड है, और हमारा जो सोर्स है वो एक ही है। तो मैंने बताया कि आरबीआई का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, यानी कि फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, वो होगा मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, एंड फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा अप्रैल के सेकंड वीक में। तो आप मुझे एग्जैक्ट डेट मत पूछिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम अगर फर्स्ट वीक में है तो कब होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, सेकंड वीक के अप्रैल में होगा तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 5 या को होगा या 6 को होगा या 7 को होगा, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ मतलब आपके लिए बहुत है पढ़ाई चालू करने के लिए, ठीक है, और एक प्लान बनाने के लिए। और इस बार ये बात एक इम्पॉर्टेंट हुई है कि इस बार जनरली क्या होता है, 3 वीक मिलते हैं किसके लिए, फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में। इस बार ये हिसाब से इन्होंने 5 वीक्स दिए है, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग इसलिए देता हूँ कि आप 3 वीक के थ्रू ही प्रिपरेशन कीजिए, मतलब ऐसा कंसिडर कीजिए 3 वीक ही है, अगर एक्स्ट्रा 2 वीक मिलते हैं तो हम रिवीजन होने के लिए काम में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सारी बुकिंग होती है ना, ये टेंटेटिव होती है। और आप सबको पता है जो मुझसे कांटेक्ट में है कि इस साल मैंने कम से कम 20-25 एग्जाम का, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है, आप इसको प्रेडिक्शन मत कहिए, दिस इज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और आप सबको पता होगा एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था मेंस का, 10 दिन के पहले तक उनसे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था, और मैंने 1.5 महीने पहले ही एग्जाम का डेट बताया था, और लोग बोल रहे थे ये फेक है फेक है, ऐसा नहीं है। तो आप पिछला ट्रेंड देख के आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में देता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने कैसे कोर्स को डिज़ाइन किया, जैसे अगर आप कुछ मुझे बोल देंगे कि सर आप 75 डेज़ का प्लान बताओ, देखो ये मतलब इतना लेंदी एग्जाम है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, तो मैं एग्जैक्टली क्या मैंने कोर्स में प्रोवाइड किया है, वो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं इसका क्रक्स बता दूँ, ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, मैं इसका क्रक्स बता दूँ। क्रक्स ये है कि हमने क्या किया, हमने एक मिंट रोड MCQ बनाया, ठीक है, जो हम एवरी वीक 100 क्वेश्चन देते हैं। ये कब से चालू किया हमने, जनवरी से चालू किया, जनवरी 2020, क्योंकि कोरोना के पहले ऐसा डिसाइडेड था कि एग्ज़ाम होगा अगस्त में। ठीक है, पहले डिसाइड था एग्ज़ाम होगा अगस्त में, उसके बाद डिसाइड हुआ था एग्ज़ाम नवंबर में होगा। एग्ज़ाम की डेट भी बुक की थी उन्होंने, 8 नवंबर 2020 को आरबीआई का प्रीलिम्स होने वाला था, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से ये सारा कुछ सर्टन नहीं है। तो अभी जो डेट है वो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो हमने क्या किया था तब से लेके, जनवरी से लेके, कि एवरी वीक मैं स्टूडेंट्स को 100 MCQ बना के देता हूँ। किस में से हम क्वेश्चन निकालते हैं, ये क्वेश्चन निकालता हूँ मैं हिंदू से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, आप ये खुद भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। ठीक है, हिंदू एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, ये 2 न्यूज़पेपर से मैं क्या बनाता था, MCQ बनाता था। और ये बुलेटिन था, टारगेट आरबीआई बुलेटिन, मतलब एवरी वीक 40-50 पेजेस के नोट्स किससे बनते थे, ये ET से, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस से, यानी कि एवरी डे हम 4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें से फिर आपको ये कंटेंट देते हैं। तो अगर आप सोचिए 4 न्यूज़पेपर में से बाहर का क्या आएगा, कुछ भी नहीं छूटता इसमें। ठीक है, तो ये मेरे कोर्स का क्रक्स है। बाकी तो जो चीज़ें हैं, टेस्ट है, मटेरियल है, वो चलता रहेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये सारा पेपर पढ़ सकते हो। और कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को देखिए कि ये सारा खुद पढ़ने में उनको कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि इसमें का क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। तो इसीलिए अभी अभी जो आपको टाइम अवेलेबल है ना, इसमें आप क्या कर लीजिए, आप आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मेरा नहीं तो मार्केट में ABCD XYZ बहुत सारे कोर्सेस है, क्योंकि आपको इतना सब करने के लिए अभी टाइम नहीं है। ठीक है, और अगर कोई फुल टाइम करता है तो आप जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपको पता है, आपने 10वीं में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, 12th में की थी, मैक्सिमम लोगों ने IIT JEE के लिए, खुद भी करते बच्चे, यस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इससे आपका जो जर्नी है वो ईजी हो जाता है और आपके सक्सेस के चांसेस आपके हाई हो जाते हैं। अगर आपने डिसाइड ही किया आपको कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तो आप कीजिए, उससे भी मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल भी है। ठीक है, तो ये मेरे कोर्स का क्रक्स है यहाँ पे। और बाकी जो
जैसे हमने काफ़ी सारे टेस्ट बना लिए हैं, जैसे मान लो इकोनॉमिक सर्वे पे बनाया था, बजट पे बनाया था, लेकिन अभी नया आने वाला है, ठीक है, इस साल क्या है, नया आने वाला है, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हर मंथ योजना कुरुक्षेत्र आता है, उस पर भी हमने MCQ बनाए। उसके बाद इंडिया एयर बुक आता है, उस पर भी क्वेश्चन बनाया, RBI के वेबसाइट पे बनाइए, नाबार्ड के वेबसाइट पे बनाइए, सेबी के बनाए, बहुत सारे सोर्स ऐसे PIB है, ये सारे से क्वेश्चन बना के स्टूडेंट्स को रेडीमेड दिया है, यानी कि उनका टाइम बच जाए। अदरवाइज खुद को किसी को करना है तो वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फेज़ 1 के लिए क्या करना, फेज़ 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके पास कि प्रीवियस ईयर्स में जितने सारे बैंक के एग्जाम हुए 2016 से लेके 20 पकड़ो, ठीक है, SBI PO, SBI क्लर्क प्री मेंस, IBPS PO क्लर्क प्री मेंस, ये सारे जो एग्जाम है, जैसे RBI ग्रेड बी का मान लो 16, 17, 18, 19, ये 4 पेपर हो गए, ये सारे आप उसमें सॉल्व करो, इससे आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिटरली मुझे लगता है ना, पढ़ने जैसा कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस 10वीं का है। 10वीं का मतलब 10th तक आपने जो जो पढ़ा है वही सिलेबस है, बस आपको थोड़ा स्पीड चाहिए, कुछ क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो समझ में आने में डिफ़िकल्ट है, यानी कि डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है, कुछ आपको पता नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, सबको पता है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसके बाद परसेंटेज होता है, DI होता है, ये है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम है तो वो देखना है, ठीक है। तो ये तो अभी यहाँ पे मैं देखो क्या है, अभी मैं इसमें मेरे कोर्स में क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि RBI ग्रेड बी के मेरे पास पिछले 5 साल के पेपर हैं, ठीक है, तो वो 5 साल के जो पेपर का क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, ये सब का मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और जिसको बेसिक पता है उसने इतने भी वीडियोज़ अगर देख लिए ना एक्सप्लेनेशन के, तो मुझे लगता है प्रीलिम पास होने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और ये आपको किसके लिए करना है, मैथ्स के लिए करना है, रीजनिंग के लिए करना है, इंग्लिश के लिए करना है। क्या करना है, पिछले साल के प्रीवियस ईयर के मार्केट में काफ़ी सारे पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है, आप बुक पे अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आपको जहाँ से मिलता है वहाँ से लीजिए, ऐसा मैं कोई प्रोवाइड नहीं करता हूँ मेरे साइड से, तो आप वहाँ से लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल IBPS में कौन से क्वेश्चन आए ना, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी को मान लो सर मुझे पता ही नहीं, मुझे बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, तो ये 3 बुक है क्वांट के लिए, ये RS अग्रवाल का बुक है, ये राजेश वर्मा का है, ठीक है, और ये क्वांटम कैट का सर्वेश वर्मा का बुक है, ठीक है। तो ये बुक है बेसिक लेवल, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है और ये डिफ़िकल्ट लेवल है। अगर आपको स्टार्टिंग में आपको कहूँगा कि आप इस बुक से स्टार्ट कीजिए, और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे जाइए, और ये ईजी लग रहा है तो आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, क्योंकि बुक से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यूट्यूब जैसा कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर जाके टाइम पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि लेंदी इसलिए होने वाला है क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम सब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे फुलफिल करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए आप डबल स्पीड में देख लीजिए तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मुझे बहुत चिंता है आपके टाइम की, मुझे ये पता नहीं आपको कितनी चिंता है आपके टाइम की, ठीक है। टाइम बहुत प्रीशियस है, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। अभी तो आपको एग्ज़ाम का डेट पता चल गया है, बिल्कुल ही 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए। इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है ना, मेरा वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो मुझे चिंता हो जाती है कि यार ऐसा ना लगे स्टूडेंट को कि उसका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। इसलिए डबल स्पीड में देख लो तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। चलो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए ये बुक देख लीजिए, अगर इससे भी लेटेस्ट एडिशन है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्या है ना आज के दिन में, और रीजनिंग का आप टेंशन मत लो कि सर मुझे पजल नहीं आता, ये 99.9 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। आप मुझे कितना भी रीजनिंग का टॉप फैकल्टी ला के दीजिए, इंडिया का कितना भी टॉप, मैं उसको 60 पजल देता हूँ, 30 के ऊपर आ ही नहीं सकते एग्जाम कंडीशन में, ठीक है। जब वो आप पढ़ाते हैं, आपको जो वो पढ़ाते हैं, जब वो उसको रिविजन करके आते हैं, वो पढ़ाई करके आते हैं, पहले से उस पजल को सॉल्व करके आते हैं। तो इसीलिए आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको टेंशन आ जाता है, इनको कैसे आ गया, आपको पता नहीं, वो 5-6 बार रिवीजन करके आपको सामने पढ़ा रहे। एग्ज़ाम में कोई नहीं इतना कर सकता, इसीलिए एग्ज़ाम में अगर 6 पजल आते हैं ना तो 6 के 6 किसी को नहीं आएंगे, और एक नहीं आता ऐसा भी कोई नहीं होगा। तो ये पजल का टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ये कॉमन, मैं स्टूडेंट की मेंटेलिटी जानता हूँ, सबको डर लगता है पजल से, ठीक है। तो पजल में क्या होता है, मान लीजिए, देखो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट ईयर 60 में से मैंने टॉपर कितने का देखा या हाईएस्ट मार्क्स कितने देखे, 30 के ऊपर कुछ लोगों को मार्क्स थे, ठीक है। तो हमें सबके सब क्वेश्चन आना, किसने आपको बताया कि आपको सब आना चाहिए। तो RBI में रीजनिंग में 60 मार्क्स है, यानी कि बहुत वैरायटी है।
आप ये मान लीजिए एग्ज़ाम में 6 पजल आने वाले हैं तो आपको 3 आएंगे ही आएंगे, और 6 किसी को भी नहीं आएंगे, कितना भी बड़ा माहिर हो। एग्ज़ाम कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं, ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो इसकी चिंता करना आप छोड़ दीजिए। क्या करने का है, रीजनिंग में स्पेसिफिकली क्या करने का है, सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, जो सिंगल वाले अल्फा न्यूमेरिक वाले होते हैं, डायरेक्शन सेंस वाले हैं, जहाँ पे ब्लड रिलेशन है, या पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है। आप बस प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, सबको जो चीज़ें डिफिकल्ट जाती है ना, उसको आप टेंशन मत लो। ठीक है, रीजनिंग में पता चल गया। अभी आपको खुद को समझाना है कि पजल ये सारे के सारे पजल किसी को नहीं आते, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको खुद के बेसिस पे 50% पजल आ जाएंगे, और जो आप बाकी के सेक्शन में उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करो। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था लास्ट ईयर कैसे था, तो आप 30-35 का टारगेट रखिए, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। और कैसे प्रिपेयर करना है, ये बुक में से सॉल्व करना है, और प्रीवियस ईयर में पिछले 2-3 साल में जितने सारे एग्जाम हो गए उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ठीक है, अभी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आपने कुछ पेपर देखे होंगे ना जो 19 और 20 में हुए, उसमें इंग्लिश में जिसका रीडिंग अच्छा है, ठीक है, जिसका रीडिंग अच्छा है उसको पेपर इजी गया। तो इसका क्या फ़ायदा है ना, ये एडिटोरियल पढ़ने का फ़ायदा ये है। और लोग बोलेंगे सर अभी भी पढ़ना है क्या, एग्ज़ाम को 75 डेज है, तो ये नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे मुझे बताओ। अगर आपको आरबीआई में जॉब पाना है, आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, तो आपको दूसरा कौन सा काम है। अगर कोई पूछेगा ना, अगर मैं मान लो मैं आपको बता दो, डेफिनेटली अगर कोई आपको बताएगा कि एवरेस्ट पे जाके आरबीआई का जॉब मिलेगा तो बहुत से लोग चढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपकी लाइफ आगे के 30-35-40 साल के लिए अगर इतनी अच्छी बन रही है, तो फिर आपको अगर सामने वाला बताएगा कि आपको ये करना है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी अगर मैं बताऊंगा ना कि आपको हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने हैं पिछले 1 साल के, तो वो पढ़ लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मुझे एक स्टूडेंट फ़ोन करके पूछते हैं कि सर आप सिर्फ बताओ मुझे, और मैं उसको बोलता हूँ ना, अगर मैंने 4 दिन दिए वो 2 दिन में कर लेता है। इतना इंथुजियाज्म चाहिए आपको। ठीक है, और आप अगर फुल टाइम कर रहे हो ना, तो आपको 18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 18 घंटे, और ऐसे लोग हैं। ठीक है, और जो जॉब लोग कर रहे हैं ना, उनको 4-5 घंटे तो मिल जाते, 4 तो मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल पढ़ना है। आज के दिन में पढ़ना है कि यस आज भी पढ़ना है, आपको हर दिन एक एडिटोरियल पढ़ना है, 15 से 20 मिनट उसको दे दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है प्रीलिम्स के लिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ जाएगा, आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। एंड जो फेज़ 2 में है आपका राइटिंग स्किल, जब आप अच्छे वर्ड्स पढ़ेंगे, अच्छे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अच्छे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छा इंग्लिश आएगा। ठीक है, और मैंने पहले बताया था कि इस साल इंग्लिश में अच्छे स्टूडेंट्स को कम मार्क्स क्यों आए, मैं इसको उसका आंसर मैं अभी यहाँ पे देता हूँ। देखो क्या हुआ था ना, मुझे 2 टाइप के अभी फ़ोन आए रिजल्ट के बाद, सर हमें इंटरव्यू में कम मार्क्स आए, और दूसरे कुछ लोगों के फ़ोन आए कि हमें सर फेज़ 2 के इंग्लिश में कम मार्क्स आए। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये था, जो लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा था उनको बहुत कम मार्क्स आए, तो और जिनका इंग्लिश एवरेज या बिलो एवरेज थे उनको अच्छे मार्क्स आए। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है ना, कोई ऐसा मत कहो कि सर मेरा तो अलग था। ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन आपको पता है एवरेज कहते हैं उसको। तो ये इसलिए हुआ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ना, और आपको ये यहाँ पे दिमाग में ध्यान रखना है, जब आप इंग्लिश के पेपर में ऐसे जब आप लिखने वाले हैं, तो आप ये कृपया करके भूल जाइए कि आपको आपका इंग्लिश इकोनॉमी का और फाइनेंस का नॉलेज वहाँ को उनको दिखाना है। ये चीज़ कृपया करके भूल जाइए। इससे क्या होता है ना, आप वहाँ पर नंबर्स डालने का ट्राई करते हैं, आप वहाँ पे जार्गन्स डालने का ट्राई करते हैं, वहाँ पर आप लेंदी सेंटेंसेस लिखते हैं, और इस चक्कर में आपका ध्यान ग्रामर पे, उस स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे नहीं जाता है। और आपका अगर कोई पढ़ता है ना, वो इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आरबीआई के मैक्सिमम जो मेरी ऐसी मतलब ये बोलते हैं ना अजम्पशन है कि ये पेपर सॉफ्टवेयर से चेक होता है। ठीक है, और अगर आप बहुत लेंदी सेंटेंस लिखेंगे, मान लो एक सेंटेंस 30 वर्ड्स का, तो उसमें डेफिनेटली वहाँ पे ग्रामर का मिस्टेक हो सकता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए, मैं कमेंट में उसका लिंक डालता हूँ। ठीक है, और जो लोगों का इंग्लिश एवरेज या उससे कम है, वो लोग क्या करते हैं, वो डरते हैं थोड़ा सा, उनको पता है यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ठीक है, ये जो इतने छोटे सेंटेंस है ना, इसमें
ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो लड़के जो है ना, जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, जिनको इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता है ऐसे उनको लगता है, तो वो बहुत केयर करते हैं लिखते वक्त, वो स्पेलिंग का केयर करते हैं, वो ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखते हैं, तो इस चक्कर में उनका स्कोर बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। और जो लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है या और कॉन्फिडेंस है ना, उन्होंने बहुत लेंदी सेंटेंस लिखे, और कुछ लोगों ने इंग्लिश आपका इकोनॉमी का और फाइनेंस का नॉलेज दिखाने का वहाँ पे ट्राई किया, और इस चक्कर में वो इंग्लिश को भूल गए। तो इसलिए ये पेपर का नाम आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। ये राइटिंग स्किल का आपका टेस्ट है। यहाँ पे आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके एग्ज़ाम में इकोनॉमी फाइनेंस वाला टॉपिक मत लीजिए, उससे आपका ध्यान भटक जाएगा, आप भूल जाएंगे कि आपको इंग्लिश का पेपर लिखना है। आपको लगेगा चलो मैं मेरा इकोनॉमी और फाइनेंस का नॉलेज दिखाता हूँ यहाँ पर। वो दिखाने के लिए ईएसआई का पेपर है, फाइनेंस का पेपर, वहाँ पे दिखाइए, या फिर इंट्रो में दिखाइए, इस पेपर में मत दिखाइए। मैं खुद मेरे टाइम पे मैं नियर अबाउट वन ऑफ द टॉपर्स में था इंग्लिश का, और मैं खुद जानता हूँ मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं मराठी लैंग्वेज में पढ़ा हूँ। लेकिन इसकी वजह से मैं जब लिखता हूँ तो मैं बहुत ध्यान देता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने क्या सोचा दिमाग में कि मेरा इंग्लिश इतना कॉन्वेंट जैसे लोगों इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे लिखते टाइम बहुत केयर करना है। तो इसलिए जब यूपीएससी का मैंने दिया था ऐसे, उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे यूपीएससी के इंटरव्यू में इंग्लिश पेपर में, और आरबीआई के टाइम पे भी मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। तो ये आप जो चीज़ है वो एक ध्यान रखिए, अदरवाइज़ इंग्लिश में आपको कम मार्क्स आ जाएंगे। और मैं ये जो बता रहा हूँ, जो लोगों ने मेंस का आरबीआई का एग्ज़ाम दिया है, जिनको इंग्लिश में कम मार्क्स आए अच्छे मार्क्स आए, वो लोगों को ये चीज़ मैंने जो बताया वो 100% उनको लगेगा कि सर सही बता रहे, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है फेज़ 2 में, ठीक है। चलिए, तो ये है, आप जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि जो मेरा कोर्स है उसमें मैं जो एमसीक्यू बनाता हूँ वो द हिंदू एंड बिजनेस स्टैंडर्ड से बनाता हूँ। तो ये पेपर आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ये इसके नोट्स मिलते हैं तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है, ठीक है। और ये योजना है, कुरुक्षेत्र है, उसके बाद इंडिया एयर बुक है। अभी ये पुराना इंडिया एयर बुक है, पिछले वाला, अभी नया आ सकता है। तो इस पर भी मैंने स्पेसिफिकली टेस्ट बनाया। देखो ये बुक है 1200 पेजेस का, तो अब ये कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है ये स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, ये सारा उनको पता भी नहीं चलेगा कि, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, ये सारा पढ़ के उसमें से 50 क्वेश्चन बना लिए, एक अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो उसमें से अगर 5 क्वेश्चन आ जाते तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है योजना और कुरुक्षेत्र, ये भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ वो इसी रिलेटेड मैगजीन है ये, ठीक है। ये अभी है फाइनेंस। तो मैंने पहले ही आपकी फाइनेंस का डर जो है मैंने पहले ही आपके दिमाग से निकाल दिया है। तो आपको इस पेपर को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पेपर को डरने की ज़रूरत नहीं, ईजी है। मैनेजमेंट का पोर्शन है, मैनेजमेंट इतना ईजी है, आज के डेट में आपको 75% मार्क मिल सकते हैं। ये कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या अगर 75 मार्क मिल सकते तो 100 के लिए क्यों ना काम करे। तो इसीलिए मैंने कोर्स में काफ़ी सारे नोट्स भी दिए हैं, एमसीक्यू दिया है, टेस्ट दिया है, कुछ वीडियो भी है। वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको नियर अबाउट आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। अगर किसी को बुक्स चाहिए इसके बारे में, ठीक है, लोग बोलते नहीं सर हमारे पास टाइम है, मुझे बुक में से पढ़ना है, ठीक है, तो ये 3 बुक है अवेलेबल मार्केट में। ये एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है, इसको कुंज कहते हैं आप, KOONTZ। इसके बाद ये LM प्रसाद जी का बुक है, और ये PC त्रिपाठी का बुक है। इसमें से मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई भी एक बुक लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बुक मुझे पता है इसमें से मैक्सिमम आपको 50 से 60-70 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है, ठीक है। FM न्यूमेरिकल के लिए ये 2 बुक लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी रियलिटी बता देता हूँ कि FM के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बात सिंपल है कि अभी तक तो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं था। कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं अलाउ, तो इसके जो बॉन्ड वैल्यूएशन के, टाइम वैल्यू ऑफ प्रेजेंट टाइम ऑफ मनी के, आप कैसे, है ना, कैसे आप इसके आंसर निकालोगे। इसके लिए क्या है, कभी कभी वो फॉर्मूला भी होता है कुछ, वो ठीक है, PVIV का जो वैल्यू है ना वो भी देते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ मुझे पता है, एक एग्ज़ाम हुआ था बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का। वहाँ पर उन्होंने स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर उन्होंने दिया था, लेकिन एग्जाम में उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। तो ये अगर आप 2 बुक देखेंगे ना
ये 2 बुक अगर आप देखेंगे तो गारंटेड आप आरबीआई का प्रिपरेशन छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन इसको बिल्कुल डरने का नहीं, एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या है। प्रीलिम्स पास आप कर लो बस पहले, ठीक है, उसके बाद इस बार टाइम है तो मैं आपको ऐसी बात बता दूंगा कि आप 2 दिन में आपका ये सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आप दिमाग से राइट नाउ ये चीज़ निकाल दीजिए, अदरवाइज ये 2 बुक देखेंगे आप तो आप आरबीआई का प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा कोर्स है, इसकी लिंक मैं देता हूँ वहाँ पर, आप जाके वहाँ पे देख लो, उसके बारे में वीडियो भी है, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, तो ये आप पे डिपेंड है। तो अभी देखो, अभी ये सारा बैकग्राउंड आपको पता चल गया। ठीक है, जैसे मैं वॉर के लैंग्वेज में अगर बताऊंगा आपको, तो अभी क्या है, अभी हमारा सारा जो एनिमी है, ऐसे एनालॉजी यहाँ पे बराबर नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, अभी हमको पूरा पता चल गया। अभी हमें क्या करना है, देखो, ये जो हम बोलते हैं ना उसको कि ये इसको हम कहते हैं कि ये जेनेरिक स्ट्रैटेजी है ना, जेनेरिक यानी कि सबके लिए सेम। ऐसी स्ट्रैटेजी सबके लिए यूजफुल नहीं होती, हमको क्या चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। तो ये कस्टमाइज के लिए पहले आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। जैसे मान लो कि किसी ने एमबीए फाइनेंस किया है, तो मैं कहूँगा यार आप क्या करो, आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बिल्कुल ही मत पढ़ो, अभी छोड़ दो, आप उसको भूल जाओ। आप कब करो, प्रीलिम्स के बाद कर लो, या फिर एक नॉमिनल देख लो इसको। ठीक है, ये मैं ऐसे ऑथेंटिकली इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने पिछले 10 साल के स्टूडेंट्स और वो सब कुछ देखा है, तो इसलिए आप, मैं कहता हूँ ना, मैं इसलिए आप ब्लाइंडली मुझ पर भरोसा कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो ये इतना ईजी है, और मैंने आपको प्रूव भी कर दिया है कि फाइनेंस में कितने मार्क्स आते हैं, तो आप उसलिए मत डरिए। जैसे कि मान लो आप, इफ़ यू आर फ्रॉम द नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको थोड़ा सा क्वांट डिफिकल्ट जा सकता है, या फिर आपको थोड़ा रीजनिंग डिफिकल्ट जा सकता है, तो आप क्या कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आप 2 स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि एक है जो मान लो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या करना है, 1 आवर 1 आवर एंड 1 आवर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, 1 घंटा एवरी टॉपिक के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, क्वांट में 1 घंटे में क्या करना है, कोई भी एक पेपर लेना है, कोई भी एग्जाम ले लो, आईबीपीएस का, आईबीपीएस क्लर्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पेपर ले लो, 1 घंटे में सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स में 30 मिनट्स में उसका एनालिसिस कर लो। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा ले लो, 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व एनालिसिस, पेपर सॉल्व एनालिसिस, पेपर सॉल्व एनालिसिस, ये 3 के लिए करना। ये कितना हो गया, 4.5 आवर्स। ये किसके लिए है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए। और जो रिमेनिंग टाइम है वो आपको जीके को देना है। अभी देखो, जीए एक ऐसा टॉपिक है, जीए मतलब प्रीलिम्स के लिए 80 मार्क, ठीक है, ईएसआई है आपका 100 मार्क का, एंड फाइनेंस का जो पोर्शन है, मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल का छोड़ के, वो है 50 मार्क। यानी कि अगर आप जनरल अवेयरनेस, जीके अच्छा करते हैं तो यह आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें आप बाइफरकेट कर ही नहीं सकते। मुझे बताओ, आत्मनिर्भर स्कीम कहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। बजट कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ। तो इसीलिए जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में से निकाल देना है कि ये ईएसआई के लिए है, या फाइनेंस के लिए, या जीए के लिए। तो इसीलिए मेरे कोर्स पे मैंने 4 न्यूज़पेपर क्यों पढ़े हैं, क्यों लोगों को प्रोवाइड किया है उसका नोट्स और एमसीक्यू, क्योंकि उस एक्टिविटी से हमारा इतना सारा पढ़ाई हो रहा है। इसके अलावा मेरा इंग्लिश का ऐसे भी प्रोवाइड हो रहा है, मेरा तैयार हो रहा है, और मेरा इंटरव्यू भी तैयार हो रहा है। इसीलिए वो जो एक्टिविटी है 4 न्यूज़पेपर की, इसको मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो जीए में आपका जितना टाइम अवेलेबल है, 50% से ज़्यादा अवेलेबल टाइम आपको देना है जीए में, और रिमेनिंग इसमें। अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं, देखो, अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको 100% कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि उनको ये सारा करने के लिए टाइम नहीं है। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, किसी को कृपया करके मत पूछिए, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग इम्प्लांट किए गए हैं कि वो फेक न्यूज़ फैलाएंगे या आपको गलत
इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ को कुछ खींच लेंगे, या कमीशन बेसिस पे काम करते हैं वो लोग। तो अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हो, अभी आपको आरबीआई में ऑफिसर बनना है, तो खुद पे भरोसा रखिए। खुद जब आप डिसीजन लेंगे ना, उस पर डटे रहिए कि आपको किसका कोर्स ज्वाइन करना है। मार्केट में पूरा देख लीजिए, किसने कोर्स बनाया है, उस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड किया है, आपको गाइडेंस करने के लिए कौन है। ठीक है, मुझे तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया है, लोग अलग कोर्स ज्वाइन करते हैं और गाइडेंस के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं कभी उनको डिनाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। तो आप बहुत एलिजिबल हो डिसीजन लेने के लिए, तो खुद के बेसिस पे थोड़ा सोचिए, रिसर्च कीजिए और आप डिसाइड करिए। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि मेरा कोई ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये मार्केट है और मैं भी, ये कोई सोशल वर्क नहीं है ये। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे किस लिए आए हो, आपको जॉब करना है, आरबीआई में सेलेक्ट होना है, आपको इतनी सैलरी चाहिए, तो मेरा भी कुछ ना कुछ कमर्शियल पर्पस होगा ही होगा। यहाँ पे मैं कोई साधु संत तो नहीं हूँ, बराबर है। तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, इसलिए मुझे ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना होता है किसी को भी। ठीक है, लेकिन इतना ओपनली कोई नहीं कहेगा मार्केट में कि हमारा पर्पस कमर्शियल है, लेकिन मैं बताता हूँ कि थोड़ा तो कमर्शियल होगा, अदरवाइज फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप उतने मैच्योर हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये है। और जो जॉब करने वाले हैं उनको 4 घंटे निकालने हैं डेली के। सैटरडे संडे कम से कम 10-10 घंटे पढ़ाई कीजिए। जब छुट्टी है आपको, बैंक में अल्टरनेट सैटरडे से छुट्टी होती है। और इतना ट्राई कीजिए कि प्रीलिम्स के पहले 10 दिन और मेंस के पहले 20 दिन कुछ ना कुछ जुगाड़ कीजिए। ठीक है, हम उसको जुगाड़ ही कहेंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ कीजिए। और अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, अभी आपने मान लो लोग 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 6 महीने पहले क्या पढ़ाई किया ना, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, एग्ज़ाम के पहले के 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस टाइम पे आपका स्टैमिना भी मतलब ज़्यादा होता है, आपको टेम्पो भी मेंटेन रहता है कि मैं आप 15-15, 16-16 घंटे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसलिए उसका भी थोड़ा सा इंतज़ाम करके रखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले हमें कुछ छुट्टी मिल सकती है क्या। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है मेरे आज के वीडियो का, कि जीए ईएसआर एफएम को अलग मत समझिए, ये एक ही है। ठीक है, ये एक ही है। और ऐसा पढ़ाई करो कि आपको जीए में 60 के ऊपर मार्क मिलने चाहिए। जो मैं स्टूडेंट्स को जो फॉर्मूला बताता हूँ ना, वो फॉर्मूला बताता हूँ कि जीए में 65 to 70 मार्क्स मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत लोगों को इंग्लिश और मैथ्स में 30 मार्क्स थे, लेकिन मैं एक 20+ कंसिडर करूँगा। और रीजनिंग डिफिकल्ट होता है तो 30+ कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 60 भी पकड़ेंगे मिनिमम के लिए, तो 40, ये 40 और ये 60, 130+ अगर टारगेट रखेंगे आप, तो आपको रिजल्ट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा वीडियो अगर आपने देखा है तो आपके दिमाग में ये कंप्लीट आइडिया बैठ जाएगा ये एग्ज़ाम के बारे में। और मैंने जो आपको प्लान बताया है कि 75 डेज़ में क्या करना है, जो लोग जॉब में नहीं है उनको डेली ये काम करना है। ठीक है, और जो लोग जॉब में हैं उनको 4-4 घंटे छुट्टी के दिन 10-10 घंटे, और आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा किसका, एग्ज़ाम के पहले छुट्टी लेने का। ठीक है, और ये मैंने बाद में फाइनली कोर्स का इसलिए बताया किसी को भी, क्योंकि क्या होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड पॉइंट में है। ठीक है, स्ट्रक्चर वे में होता है कि आप ये करो, फिर बाद में ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो। और मैंने, अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो मैंने ये पूरे वीडियो के मीडियम से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे करना है, कौन से पेपर में ईजी होता है, कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट होता है। तो ये अगर आप करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद को प्लान करने में, आगे के जो दिन हैं हमारे, वो बहुत आपको फ़ायदा होगा उसका। ठीक है, तो एक्चुअली ये वीडियो क्या है, देखो अभी ना मैं काफ़ी बिजी हूँ, मुझे मतलब ईमेल पे क्वेरीज आती है, फ़ोन पे आती है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो के कमेंट्स ऑफ रखने वाला हूँ। अदरवाइज़ क्या है, आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम मैंने इसमें क्या है ना, मैक्सिमम क्वेरीज मैंने रिजॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई किया है। ठीक है, तो आपने इतना सारा पूरा वीडियो देखा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एग्ज़ाम का एक आइडिया, जिस्ट हम बोलते हैं ना उसको, वो पता चला होगा, और आपको खुद का एक प्लान बनाने में इस वीडियो की काफ़ी मदद होगी। थैंक यू, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।